चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं और ये पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद जो है सो सारी इस चैप्टर में हम लोग पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना पढ़ेंगे। तो पॉइंट चार्ज जो होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। तो देखिए, पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या है ना। तो आप ये एक बात को समझना होगा यहाँ पे कि पॉइंट चार्ज क्या है, उसके लिए आपको हम समझाते हैं। जैसे कोई भी दो बॉडी लिए हैं, ठीक है, दो बॉडी लिए, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है और ये बॉडी है और इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लिया R। तो पॉइंट चार्ज हम किसको बोल सकते हैं, किसको कह सकते हैं पॉइंट चार्ज, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम बोल रहे हैं कि देखिएगा, अगर कोई भी चार्ज बॉडीज है तो चार्ज बॉडी के साइज जो होंगे बहुत छोटा होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों के बीच सेपरेशन के बीच में। यानी कि इन दोनों के बीच जितना दूरी रखा गया है उसके रेस्पेक्ट में, उसके मुताबिक में इसका जो साइज है वो बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इन दोनों को एक ट्रीटेड एट अ पॉइंट चार्ज हम मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज is very small as compared to the distance between them, then the charged bodies as treated as the point charge। यानी कि वे जो चार्ज बॉडीज होंगे उनको हम पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीटेड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। और यही इन्हीं दो बॉडीज ऐसे ही पॉइंट चार्ज के बारे में ही कूलॉम साहब अपना नियम दिए थे कि अगर दो गो पॉइंट चार्ज को हम रखते हैं तो क्या उसका नियम होता है, उससे अभी हम लोग करेंगे। पॉइंट चार्ज पहले लिख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, है ना। तो लिखते हैं पॉइंट चार्ज क्या हम बोले हैं, लिखते हैं if the size of charged body is very small as compared to distance between them, then that charged body is treated as पॉइंट चार्ज। यही हम बोले, हम समझा रहे हैं आपको कि जब हम मान लेते हैं कि चार्ज यहां पर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज हम मान लिए Q2 है, तो इन दोनों के बीच अगर हम मान लेते हैं सेपरेशन क्या है, R है, तो हम कह रहे हैं कि इस जो डिस्टेंस है ना R के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चार्ज हुआ Q1 और Q2 ना, साइज जो चार्ज हुआ, मतलब R के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा होगा, तब उसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि यह क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि साइज ऑफ Q1 and Q2
is less than of distance between them, then here charge Q1 and Q2 is treated as point charge। तब हम यहां बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 दो क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब आप यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल, किस पे रेस्पेक्ट में, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी ट्रीटेड देन दैट बॉडीज इज ट्रीटेड, दैट चार्ज बॉडीज इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। और यही पॉइंट चार्ज के, दो पॉइंट चार्ज के बीच क्या फोर्स लगता है, वो कौन दिए थे, कूलॉम्स लॉ। तो उन्हीं का नियम हम पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज एंड इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। यानी कूलॉम्स लॉ जब भी अप्लाई होता है तो ये स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज कहने का मतलब स्टेशनरी चार्ज, चार्ज विच इज एट रेस्ट, हम पहले ही वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि चार्ज जो क्या होता है, रेस्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी चार्ज। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ किसको बोलते हैं, या कूलॉम्स का नियम किसको कहते हैं। क्लास आप लोग 10th में भी इसको पढ़े होंगे और वहां पर हल्का सा बताया गया होगा कि इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ये नहीं भी बताया होगा तो अभी आप लोग जान लीजिए, है ना। तो इसका हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं, कूलॉम्स लॉ फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। हम इतना हेडिंग बढ़ा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इससे सारा क्लियर हो गया। सारा क्या क्लियर हो गया कि कूलॉम्स लॉ फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज करने का मतलब ये कूलॉम्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है ना। तो अब देखिए कूलॉम्स लॉ जो नियम दिए थे वो दो पॉइंट चार्ज के बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन लग रहा है वो उन्होंने बताया था। अब उन्होंने क्या बताया था देखिएगा, कूलॉम्स लॉ बोले थे कि यदि आप दो गो पॉइंट चार्ज लेते हैं, हम मान लिए इस तरीका के दो गो पॉइंट चार्ज हैं, तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है ना, क्या लगेगा, किस हिसाब से लगता है, उनके बारे में उन्होंने बताया था। ये मैंने मान लिया कि दो पॉइंट चार्जेज हैं हमारे पास, पॉइंट चार्ज स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, चार्ज विच इज एट रेस्ट, हम बार बार बोल रहे हैं। ये दो चार्ज ले लिए और इस चार्ज का मैंने नाम दे दिया, एक का Q1 है ना, ऊपर लिख देते हैं Q1 और इसका नाम दे दिए Q2। तो कूलॉम साहब यही बोले थे कि पहला बात उन्होंने बोला था कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, फोर्स जो लगेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेज। यानी कि फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितना दो चार्ज के प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा, ये बोले थे उन्होंने। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, यहां ये बात नहीं कर रहे हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी अट्रैक्टिव फोर्स भी लगे चाहे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितना चार्ज Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट ज्यादा होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर इसका 4 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो 4 और 2 6 कितना हुआ, सॉरी 4 दूनी 8 हुआ, तो ये 8 हुआ। अगर हम फिर कर दिए ये 6 है और ये 6 है, मतलब कितना होगा, 6 छक्का 36। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जब इसका 6 था, अब इसका 6 था, तो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 4 और
2 के। यहां पर मान लीजिए 6 कूलाम, यहां पर मान लीजिए 6 कूलाम का चार्ज है, तो 6 छक्का 36 जो हुआ ना, 6 छक्का 36 फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई जितना ही ज्यादा लगाएंगे ना, जितना ही ज्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी चार्ज का जितना ही ज्यादा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट करने पर आएगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्यादा लगेगा 2 पॉइंट चार्जेज के बीच। और दूसरा बात उन्होंने यही बोला था कि फोर्स जो है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जितना इन दोनों के बीच का ज्यादा दूरी होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कम होगा, उसके स्क्वायर का कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके स्क्वायर से कम होगा। ये हम करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हम कर रहे हैं। तब वही यहां पर एक हम ऐसे कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय, या फोर ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। कि मैथमेटिक्स जो है क्लास 11 के चैप्टर, पहला चैप्टर में बताया गया होगा कि फिजिक्स को जो है मैथमेटिक्स बहुत इजी कर देता है। जितना हम बात बोल रहे हैं, देखिए इसमें कितना बात हम बोल दे रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force of attraction between two charges is directly proportional to the product of Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। इतना बात ही बोल दिया इतना ही में, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया कि यहां पर F के जगह पर एक कांस्टेंट दे दिया, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट K है, और यहां पर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। अब ई K जो है किसके जगह पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के जगह पर लिखा जाता है, के जगह पर। और ये जो हो जाएगा, अब फिर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 यहां लिख सकते हैं 1 Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R होता है, ये होता है वैल्यू। अब ये जो है यानी K का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है। अब K का यूनिट भी हम लोग निकालेंगे अभी, तो ये सब अभी करने वाले हैं। तो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, और ये K का वैल्यू ना, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू। और यह इप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ अगर एग्जामिनेशंस में आए तो आपको एक क्वेश्चन ये आया है कोई कॉम्पिटिटिव में कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, यानी यह स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। तो चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ भी करते हैं। देखिएगा क्या लिखते हैं, ये फिगर ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी ये फिर से क्लीन कर देते हैं, फिर से लिखेंगे ना। पहले कूलॉम्स लॉ लिख लेते हैं, लिखेंगे, और इसको एक और कूलॉम्स लॉ फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। चलिए तो देखिए कूलॉम्स लॉ क्या लिखते हैं, है ना। इसको एक और क्या नाम, इतना बोलने से डायरेक्ट क्या बोलते हैं, और कूलॉम्स लॉ बोल सकते हैं, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ बोल सकते हैं, इतना ना लिखकर अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कूलॉम्स बोल सकते हैं। चलिए देखिए, लिख सकते हैं
according to Coulomb's law for a stationary point charge the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to the square of distance between them। बस यही तो है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to the square of distance between them। आपको याद करने की जरूरत नहीं है बाबू, बस यही याद रखना है कि इतना खाली याद रखना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तब आपने से डिफिनीशन क्या लिख सकते, देखिए हम बोलेंगे कि फोर्स है ना, तब ऐसे लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन किसके बीच, बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो लिखना है, आप इसको खाली याद रखिए, डिफिनीशन आपने लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यही होता है, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law for a stationary charge, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of these two charges and inversely proportional to the square of distance between them। यही है Coulomb's law। चलिए Coulomb's law के बारे में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो ये आप लिख लिए होंगे, हम इसको क्लीन कर देते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग छापे हुए थे उसी समय समझाते समय। तो ये हुआ इसका वैल्यू Q1 और इसका वैल्यू मैंने मान लिया है Q2। तो लिखेंगे सपोज या फिर लेट कर सपोज वी कंसीडर टू point charges of magnitude Q1 and Q2। Suppose we consider 2 point charges of magnitude Q1 and Q2 are placed at a distance
आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर, कितने दूरी पर रखा गया है, आर दूरी पर रखे हुए हैं। तो then we according to Coulomb's law we can retain as the given below, है ना। गिवन बिलो में क्या लिख सकते हैं बाबू, ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट of these two charges. Up we considered equation first, and also F is inversely proportional to the one of R square of distance between them, we consider equation second. चलेंगे, कंबाइन कर रहे हैं ना, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं कि F is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं कि F फोर्स इज इक्वल टू एक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिए, और यहां पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम यहाँ कह रहे हैं कि वेयर K is a proportionality constant, and this mathematical value is mathematical value is 9 into 10 to the power 9 कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। किसका, के का वैल्यू होता है यहाँ पर ना, एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है और कैलकुलेट को भी करके भी हम लोग ला सकते हैं। अब ये के जो है ना बाबू, के जगह पर क्या लिख सकते हैं देखिएगा, है ना। तो यही न्यूटन्स बोला रहा है, Coulomb's law for the force of attraction between the force of attraction or repulsion between 2 point charges is F is equal to Q1 Q2 by R square according to the Coulomb's law for a stationary point charge। अब देखिएगा हम यहां पर लिख दिए इस तरीका से, है ना। देखिएगा F इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या लाए हैं, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बताइए इसका यूनिट निकालना है, ये एक तरफ रहता है तो ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2, यानी यूनिट इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस तरीका से इसका हम यूनिट भी निकाल दिए के का। अब के जो होता है वह किसके वैल्यू के बराबर होता है वो अब हम लोग देख रहे हैं, है ना। देखिए के जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। अब इसका इप्सिलॉन नॉट, अब ये जो
इप्सिलॉन नोड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नोड का। और अब इसका यूनिट हम लोग निकालेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। आप लोग एक बात काम कीजिएगा, इसका डायमेंशन निकाल लीजिएगा। डायमेंशंस क्लास 11th के हिसाब से चलिए हमें निकालते हैं, डायमेंशन भी निकाल देते हैं। के का डायमेंशन यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है। और ये है मीटर स्क्वायर मींस लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। अब एल है तो एल का पावर कितना, 2 हो जाएगा बाबू। अब यहां पर देखिए ये है कूलम्ब, और चार्ज का हम बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT होता है। इसका पावर कितना है, 2 है छोटू। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते चलते हैं, ये एम एल और यहाँ पर एल का पावर 2 1 कितना, ML3 हो जाएगा, T का पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए T का पावर यहाँ पर MLT 3 हो गया। अब यहाँ पर AT है ना, तो A का पावर -2 हो जाएगा, और T का पावर भी ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। मीन्स ऑफ दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K इज ML3T-4 A-2। ये आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया K का। याद रखिएगा, K is a proportionality constant and its unit is Newton meter square per coulomb square, and dimensional formula of K is ML3T-4 A-2 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट्स कीजिए। तो ये हो गया ना। अब हम लोग निकाल लिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, इसका बात कर रहे थे हम लोग बाबू लोग, देखिएगा ये है तो K के जगह पर ना होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, F बराबर K के जगह पर क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लिख दिए, इनटू क्या हो जाएगा, Q1/Q2 R स्क्वायर। आपको ऐसा यूनिट किसका निकालने के लिए हम बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लास 11th में भी इसको किए होंगे। बताइए इसको सेपरेट करेंगे तो एक तरफ इप्सिलॉन नोट को रखेंगे, बाकी को एक तरफ भेज देंगे। मींस ऐसे कर सकते हैं, F इज इक्वल टू Q1/Q2/4 पाई इप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। बताइए अब जो है आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा इधर, ऐसे कर सकते हैं F इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 हो जाएगा। अब खाली आपको इप्सिलॉन नोट को इधर रखना है, बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2/4 पाई F4 पाई ना, F4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बैठा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। यानी इप्सिलॉन नोड का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, अभी दोनों तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी SI यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर लिख सकते हैं पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट आ गया। एंड इसका वैल्यू होता है इप्सिलॉन जगह, और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। It is experimentally observed that and calculated also. Then you write now. तो अब इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। याद रखिएगा ये वैल्यू जितने भी हम लोग लाए हैं, F बराबर K Q,
ये 8.85 जैसे ये एफ के जो है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर जो के है वह फ्री स्पेस में है, दोनों चार्ज कहाँ है, फ्री स्पेस में, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट इसको बोल रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और मीडियम में होगा तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला करेंगे। चलिए, तो 8.85 ये हो गया, इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं एप्सिलॉन नोड का, तो देखिए कैसे लिखिएगा। कूलम्ब है ना, ऊपर है Q1 Q2, तो दोनों का ए टी, फिर ए टी, मतलब कि हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिख देते हैं a का पावर 2 t का पावर 2, ये हुआ। अब फोर्स का आप लोग जानते हो बाबू, mLT-2 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब R जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L का पावर 2। चलिए, अब यह हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, a का पावर 2 t का पावर 2 हो जाएगा। m हम ऊपर ले जाएंगे, m का पावर -1, l का पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो l का पावर -3 हो जाएगा। l का पावर 1 2 3 ऊपर चला तो -3 हो जाएगा। तो ये माइनस में है, वो तो 2 t ऊपर वाला ना है, तो t का पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं a का पावर 2 t का पावर 2 m का पावर -1 l का पावर -3 और t का पावर 4 लिख दिए ना, a का पावर 2 t का पावर 4 m का पावर -1 l का पावर -3। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं ना, m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 4 अब a का पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कभी कभार आता है तो याद रखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 4 एंड a का पावर 2। यदि आपको ये सब निकालने नहीं आता होगा तो क्लास 11th का जब मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी और डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए, इतना आप लोग देखिए इस तरीका से। अगर हम कहें कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बट अगर हम मीडियम में बात करें, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, कोई भी मीडियम ये स्पेस में है, मीडियम में लेंगे तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई, सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा R स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू प्रिमिटिविटी इन मीडियम, ये हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए, ये लिख लिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, आपका आया, ये चीजें सब हम लोग फॉर्मूला भी लिख लिए। कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम क्या आया बाबू, F बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर R स्क्वायर, ये क्या था, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर वही आप करें कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, याद रखिएगा इसको भी वैसे ही टोटल कर सकते हैं, है ना, लेकिन फोर्स इन मीडियम में क्या हो जाएगा, चार्ज वही रहेगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R स्क्वायर। और हियर एप्सिलॉन इज said to be
प्रिमिटिविटी इन मीडियम। याद रखिएगा, यानी इप्सिलॉन ये जो होता है इप्सिलॉन नोड, इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, यानी मीडियम में कुछ और, एयर में कुछ और। तो ये हुआ परमिटिविटी इन मीडियम। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन मीडियम क्या होगा, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन आर स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे कूलॉम्स लॉ, तो जनरली किसको बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं F इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस K का वैल्यू चेंज होते रहता है मीडियम में, और फ्री स्पेस इन वैक्यूम में। तो चलिए, एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि क्या हो। तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक और नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is equal to the ratio of permittivity in medium to the permittivity इन वैक्यूम। अगर हम इसको डिनोट करते हैं के से, और ये बोल सकते हैं ER, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है मीडियम टू द वैक्यूम। ये हुआ ना। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, यानी इप्सिलॉन को, तो ये परमिटिविटी इन इप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट के। और इसीलिए लिख देंगे फिर इसको कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम हो गया, कूलॉम्स लॉ इन मीडियम, कूलॉम्स लॉ इन मीडियम। अब देखिए, हम इसी को यहीं पर पुट कर देते हैं ना। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन के जगह पर हम लिख देंगे के इप्सिलॉन नोड, और यही हो जाएगा आपका कूलॉम्स लॉ इन मीडियम। यदि आपको कहेगा कूलॉम्स लॉ इन मीडियम इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो देन इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 1 बाई 4 पाई के इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हुआ। तो इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग निकाले कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, कूलॉम्स लॉ को समझे। अब अगला जो आपका वीडियो लेक्चर होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और वो भी बहुत ही जानदार एवं शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं।